नमस्कार। भारत में संतानहीनता मतलब इनफर्टिलिटी एक काफी बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल। और कई परिवार इससे जूझ रहे हैं। हाँ, हमें जो जानकारी मिली है उसमें एनसीबीआई की रिपोर्ट का भी जिक्र है। वो बताती है कि करीब 20% जोड़े इससे प्रभावित हैं। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इसके पीछे बहुत तनाव, निराशा और सामाजिक दबाव भी जुड़ा है। सही बात है। अक्सर रिश्तों पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। हाँ, और देखिए, हमारे स्रोतों में इस बात पर जोर दिया गया है कि कैसे बांझपन जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं, ये भावनात्मक रूप से बहुत चोट पहुंचाते हैं। हम्म। कभी-कभी तो रिश्तों में तलाक तक की नौबत आ जाती है। इसका सामाजिक और मानसिक पहलू वो बहुत गहरा है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर इसी विषय को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जी मतलब संतानहीनता क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, महिलाओं और पुरुषों में मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। और हाँ, जानकारी में एक खास आयुर्वेदिक समाधान का भी जिक्र है। हाँ, उस पर भी बात करेंगे। मेल फर्टिलिटी बूस्टर। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले, मेडिकल भाषा में संतानहीनता कहते किसे हैं? हाँ, ये जरूरी है। अगर कोई जोड़ा मान लीजिए 1 साल तक बिना किसी गर्भ निरोधक के कोशिश कर रहा है और गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। तो उसे संतानहीनता माना जाता है। जी बिल्कुल। और इसके 2 प्रकार भी बताए गए हैं। एक प्राइमरी हाँ, प्राइमरी मतलब जिन्होंने कभी गर्भधारण किया ही ना हो। और दूसरा सेकेंडरी। सेकेंडरी यानी पहले एक बच्चा हो चुका है लेकिन उसके बाद दोबारा गर्भधारण करने में दिक्कत आ रही है। अच्छा, ये जानना जरूरी है क्योंकि शायद दोनों के कारण थोड़े अलग हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। अब अगर कारणों की बात करें तो महिलाओं में मुख्य रूप से 3 एरियाज में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि जानकारी में दिया है। जैसे? पहला है ओवरी यानी अंडाशय से जुड़ी दिक्कतें, जैसे अंडा ठीक समय पर ना बनना या बनकर बाहर न निकल पाना। ठीक है। और दूसरा? दूसरा फिलोपियन ट्यूब। हो सकता है ट्यूब में कोई ब्लॉकेज हो, कोई रुकावट। अच्छा, तो उससे क्या होता है? उससे अंडा और स्पर्म मिल नहीं पाते, वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। समझ गया। और तीसरा कारण? तीसरा है गर्भाशय यानी यूट्रस से जुड़ी कोई समस्या, जैसे एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन है या फिर गर्भाशय की बनावट में ही कोई कमी हो। जिसे आम भाषा में लोग रसौली या गांठ भी कह देते हैं कभी कभी। हाँ, कह सकते हैं। वो भी यूट्रस से जुड़ी समस्याओं में आ सकता है। तो ये तो हुए महिलाओं से जुड़े कुछ मुख्य कारण। जी लेकिन एक बहुत अहम बात जो जानकारी में सामने आ रही है वो ये है कि पुरुषों में भी कई जरूरी कारण होते हैं। हाँ, और अक्सर उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। स्रोत इस पर काफी जोर दे रहे हैं। ये तो दिलचस्प बात है। तो पुरुषों में किन कारणों का जिक्र है? देखिए, सबसे पहले तो हार्मोनल असंतुलन। हार्मोनल इम्बैलेंस। हाँ, और इसकी वजह तनाव हो सकता है, बहुत ज्यादा शराब पीना, धूम्रपान करना, ये सब शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं। और एक थोड़ी चौंकाने वाली बात भी है, आजकल वो जो जल्दी बॉडी बनाने का चलन है। हाँ हाँ, वो इंजेक्शंस वगैरह। बिल्कुल, सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लेना। हाँ हाँ। स्रोत बताते हैं कि इससे शरीर का जो अपना नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन है वो बंद हो सकता है। मतलब ये शॉर्टकट आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। निश्चित रूप से। हार्मोन्स के अलावा शुक्राणु यानी स्पर्म से जुड़ी समस्याएं भी बहुत कॉमन है। स्पर्म रिलेटेड इश्यूज क्या क्या है इसमें? इसमें मुख्य रूप से 3 चीजें देखनी होती हैं। पहला, स्पर्म काउंट यानी शुक्राणुओं की संख्या ही कम होना। ठीक है। दूसरा, मोर्फोलॉजी यानी शुक्राणु की बनावट, उसका शेप, जैसे सिर, मिड पीस या पूंछ में कोई डिफेक्ट होना। ओके। और तीसरा है मोटिलिटी यानी शुक्राणु में तैरने की क्षमता, अंडे तक पहुंचने लायक गति, वो कम होना। काउंट, मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी। समझ गया। और एक और चीज है जिसका जिक्र स्रोत में है, पस सेल इन्फेक्शन। पस सेल, ये क्या है? हाँ, सामान्य तौर पर वीर्य में इनकी मात्रा बहुत कम होती है, 1-2 मान लीजिए, लेकिन कई बार इन्फेक्शन की वजह से ये 4 से 9 या उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है, और स्रोत कहता है कि इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अच्छा, क्यों? शायद क्योंकि इसके लक्षण हमेशा साफ नहीं होते, पर ये जरूरी इसीलिए है क्योंकि शरीर इन बढ़ी हुई पस सेल्स को एक बाहरी चीज, एक फॉरेन बॉडी मान सकता है। तो वो पूरे सीमेन को ही रिजेक्ट कर सकता है, जिससे गर्भधारण में सीधी बाधा आती है। ओह, ये तो वाकई एक ऐसा पॉइंट है जिस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। ये तो हुए कुछ स्पेसिफिक कारण। क्या कुछ जनरल लाइफस्टाइल फैक्टर भी हैं जो दोनों को प्रभावित करते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल है। खराब लाइफस्टाइल जैसे बैठे रहने वाला काम,
फिजिकल एक्टिविटी कम होना, जंक फूड ज्यादा खाना, नशे की आदतें, हाँ, शराब, धूम्रपान, मोटापा भी एक बड़ा फैक्टर है। बढ़ता प्रदूषण, टॉक्सिन्स का एक्सपोजर और हाँ, बढ़ती उम्र, ये सब महिला और पुरुष दोनों के लिए रिस्क फैक्टर हैं। हाँ, हालांकि जानकारी ये भी इशारा करती है कि कुछ आदतें, जैसे शायद धूम्रपान या शराब का सेवन, ये पुरुषों में ज्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो इन सब कारणों को देखते हुए अब उस आयुर्वेदिक समाधान पर आते हैं जिसका जिक्र था, मेल फर्टिलिटी बूस्टर। जी, इसका मकसद क्या बताया गया है? इसका मुख्य लक्ष्य है पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स और लिबिडो यानी कामेच्छा को बेहतर करना और साथ ही स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी मतलब गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार लाना। और इसमें बताया गया है कि कई जड़ी बूटियों का मिश्रण है। हाँ, कई सारी हैं। जैसे कुछ मुख्य का जिक्र करें तो सालम पंजा है जो ड्राइव और टेस्टोस्टेरॉन के लिए बताया गया है। ओके। सफेद मुसली का नाम है जिसे टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाने और स्पर्म क्वालिटी क्वांटिटी दोनों के लिए अच्छा माना गया है। शिलाजीत है। हाँ, शिलाजीत तो काफी सुना है। हाँ, शिलाजीत तो काफी सुना है। हाँ, उसे शरीर की धातुओं को पोषण देकर स्पर्म क्वालिटी बेहतर करने में मददगार बताया गया है। केसर का भी जिक्र है अराउजल और टाइमिंग के लिए। और भी कुछ है, भस्म वगैरह का भी जिक्र था शायद। हाँ, कई भस्मों का जिक्र है जैसे रस सिंदूर, लौह भस्म, वंग भस्म, प्रवाल पिष्टी, अभ्रक भस्म। ये सब अलग अलग तरह से मदद करती हैं। कोई इम्यूनिटी बढ़ाती है, कोई पाचन ठीक करती है, कोई शरीर की गर्मी कम करती है, कोई स्पर्म काउंट और पावर बढ़ाती है। काफी डिटेल में बताया गया है। अच्छा, इसे इस्तेमाल कैसे करना है और साथ में क्या परहेज रखना है? तरीका ये बताया है कि पहले 10 दिन सुबह शाम 1 चम्मच लेना है। ओके। उसके बाद सिर्फ रात में सोते समय 1 चम्मच। किसके साथ? दूध, पानी या जूस किसी के भी साथ ले सकते हैं। ओके। और हाँ, डायबिटिक लोग इसे पानी या बिना चीनी वाले दूध के साथ ले सकते हैं। और परहेज? सबसे जरूरी परहेज है शराब और धूम्रपान। वो पूरी तरह बंद करने की सलाह दी गई है। ये तो जरूरी है ही। और कुछ? हाँ, रोजाना करीब 40 मिनट टहलना, हल्का योग जैसे अनुलोम विलोम, प्राणायाम वगैरह। अच्छा। और एक बात और कही गई है, बहुत भारी जिम या वेट लिफ्टिंग से बचना है। क्यों? उसका क्या कनेक्शन है? शायद इसलिए कि शरीर फिर उस टेस्टोस्टेरॉन का इस्तेमाल मसल्स बनाने में ज्यादा करने लगेगा, जबकि हमें उसे फर्टिलिटी वाले कामों के लिए चाहिए। अच्छा, ये लॉजिक हो सकता है। और नतीजे कब तक देखने की उम्मीद बताई गई है? जानकारी के अनुसार 60 दिन यानी करीब 2 महीने का कोर्स पूरा करने के बाद अगर बेबी प्लान किया जाए तो सकारात्मक परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है। तो कुल मिलाकर आज हमने जो जानकारी देखी उसके आधार पर संतानहीनता की परिभाषा, उसके प्रकार, महिलाओं और पुरुषों में इसके अलग अलग कारण जी, और खासकर उन पुरुष कारणों पर ध्यान दिया जाता है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, वो पस सेल वाली बात और हार्मोनल इश्यूज, और साथ ही स्रोत में बताए गए एक आयुर्वेदिक समाधान और उसके इस्तेमाल के तरीके को भी समझा। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। ये सारी जानकारी बार बार लाइफस्टाइल, तनाव, सामाजिक दबाव जैसे फैक्टर्स की तरफ इशारा कर रही है। सही बात है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो बाहरी और कई बार अनदेखी से लगने वाले पहलू हैं, ये हमारे प्रजनन स्वास्थ्य को मतलब फर्टिलिटी को उन तरीकों से और उस हद तक प्रभावित कर रहे हों जिनका पूरा असर शायद हम अभी तक समझ भी नहीं पाए? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि मेडिकल और आयुर्वेदिक उपचारों के अलावा ये पहलू कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं।